हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। आज आइए, सभी लोग आपका टाइम हो चुका है। सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, शुभ संध्या। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छे से करिए, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलिए। आपको पता है, एक बात कहना चाहूँगी कि आप पता है सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं उनको देखो। उनसे रिलेटेड जितने संबंधित टॉपिक्स हैं वो टॉपिक एक बार कम से कम इतना होना चाहिए, एग्ज़ाम जाने से पहले सारे टॉपिक को सुना हो आपने कि अच्छा ये भी टॉपिक है। कि अगर मान लीजिए वो टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रहे या उससे प्रश्न बने, आप अगर देखे भी रहेंगे एटलीस्ट तो उस प्रश्न को एक बार अटेम्प्ट करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इसीलिए मैं आपको सारे टॉपिक्स से अवगत कराऊंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगी। और आपको रिवीजन करना है हफ्ते भर का एक दिन में, ताकि आपका पीछे का चीज़ ना भूलते पाएँ और रिलेट कर पाएँ। आज की जो क्लास है ज्योग्राफी का ही सेक्शन चल रहा है। मैंने ज्योग्राफी का आपका दूसरा चैप्टर मानचित्र वाला जो शुरू किया, जैसे मानचित्र और ग्लोब के बारे में बताया था, उसी के आगे ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। इसमें ताप कटिबंध भी है। ये दो टॉपिक से प्रश्न काफ़ी बढ़िया बनता है, कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बनता है। और ये भी कह सकते हैं कि ये टॉपिक एक ऐसा है कि यूपी टेट के जो इन्वायरमेंट का सेक्शन 30 नंबर का आता है यूपी टेट में, उनसे भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, बहुविकल्पी प्रश्न थोड़ा ज़्यादा लेकर आता है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की इस क्लास की, जहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे। आप जुड़े शानी के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर नहीं आपको लिंक पे टच करके हो रहा है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाइए, शानी क्लासेस को सर्च करिए तो आपको सेम लोगो दिखा हुआ मिलेगा और वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आराम से पूरी चीज़ को क्लियर देखें। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को नोट्स वगैरह लेनी हो, टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे आप नोट्स को ले सकते हैं। चलिए अब क्या बातें हैं जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दो रेखाओं की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं, दो रेखाओं की बात हो रही है। हम किस हेमिस्फीयर में रहते हैं? दो हेमिस्फीयर होता है, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, एक साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। हम जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर, गोलार्ध सुना होगा कि नहीं? गोलार्ध किसको कहते हैं? तो हम ऐसे एक पूरी जैसे पृथ्वी है तो ये दो सेक्शन में बटा होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो हम लोग जितने भी हैं वो सब नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या क्या बातें हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर बताऊंगी। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, वहाँ पर कोई भी स्थान की जो भौगोलिक कंडीशन होती है, जो जोग्राफिकल कंडीशन होती है, पोजीशन होती है, वो कहाँ पर एक्चुअल में है, उसकी हमको जानकारी जो है वो जो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर रेखाओं कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं ये हमको एग्जैक्टली उस स्थान की पोजीशन बता देती हैं कि ज्योग्राफी के एरिया के हिसाब से वो पोजीशन कहाँ पर है। यही हमको इन रेखाओं से जानने को पता चलता है, और वो भी हम कहीं की भी दे सकते हैं, चाहे हम कहीं पर भी हों। किसी स्थान का अक्षांश लैटिट्यूड धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को, तथा स्थान का किसी स्थान का देशांतर जो एरिया होगा वो उसी स्थान के पूरब से पश्चिम की ओर को दर्शाता है। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगी, आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ यहाँ पर आपको क्या कही जा रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उत्तर पोल, दो पोल भी होते हैं उस हेमिस्फीयर में ना, दो पोल भी होते हैं, एक उत्तर पोल होता है और एक दक्षिण ध्रुव होता है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। के अक्षांश का लगभग ये 90 डिग्री उत्तर होता है, 90 डिग्री दक्षिण होता है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कहेंगे छोटा सा, जिसमें आपको कुछ बातें मैंने अवगत कराई कि आपके कानों में ये बात पड़े कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी होंगी ज्योग्राफी के सेक्शन में। अभी मैं इनको पूरा क्लियर बताऊंगी, आप समझ जाएंगे। आगे आइए, अब मेन पूरा अच्छे से मतलब टॉपिक लिया है जो पूरा क्लियर हो जाए कि आप भूलने ही ना पाओ। बहुत बढ़िया टॉपिक है। अक्षांश रेखाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, ठीक। क्या है ये बात आप समझिए। भूमध्य रेखा इक्वेटर के समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिण ध्रुव की ओर से खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पर माना गया है। अभी आप सुनो, जैसे मैं पहले आपको चलो चित्र दिखा दूं तब आप और समझोगे। ये एक छोटा सा चित्र है, देखो, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन है, दिख रहा है एकदम बीच वाली लाइन, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक ही होती हैं।
और ये जिस लाइन पर, ये इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं इंग्लिश में, जो ये बनी है टैप टैप करते हुए ना, ये 0 डिग्री होती है। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक, अभी तक ये वर्ड आया। एक आपको आया उत्तर ध्रुव, एक आपको आया दक्षिण ध्रुव। तो ये है उत्तर ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव। अब ये जो दो, ये बीच में एक लाइन बनी है ना, ये लाइन दो हेमिस्फीयर में बांट देती है। ये होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? ये बीच में देखो, इसके ऊपर ये जो यहाँ पर ये इक्वेटर लाइन बटी है, इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों कहते हैं। ये जो लाइन है ये कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसी के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। अब इसमें ये कर्क रेखा इस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाती है, और उसी जगह सेम आप देखोगे तो ये मकर रेखा यहाँ पर जाती है। मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिण होती है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। अब इन्हीं के बीच में पता है क्या होता है? इसमें जो है इन दोनों के बीच में ताप कटिबंध आता है। जैसे ये इक्वेटर लाइन बटी है, तो ये देखो, ये उष्ण कटिबंध एक ताप है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध एक ताप है, और शीत कटिबंध एक ताप है। तो देखो 3 ताप इसमें आपको, 3 टेम्परेचर के बारे में इसमें आपको बताया गया है। और सेम इसमें भी है, ये दक्षिण शीतोष्ण की बात हुई है, आप देख सकते हो, दक्षिण ध्रुव शीतोष्ण की बात हुई है, और दक्षिण शीत कटिबंध की बात हुई है। तो आपने इस पूरे फिगर को देखकर अपने दिमाग में कोई धारणा बनाई कि नहीं? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शीत कटिबंध वाला ध्रुव पोल का ताप बन रहा है, ये 66.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। तो जितना ऊपर यहाँ बटा उतना ऊपर यहाँ बटा है। इधर पूरे एरिया में लगभग पानी पानी है, और इधर लैंड का भी कुछ एरिया है जहाँ पर हम निवास करते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द ये सारी लाइन सब कुछ बटा हुआ है। क्लियर? कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत कुछ समझेंगे। चलिए आप पहले पैराग्राफ पढ़ के आते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। देखो, कह रहा है भूमध्य रेखा अब क्या हो गई, तो जो नहीं जानता था वो जान गया। मैंने अभी आपको वहाँ पर पहले से इसलिए दिखा दिया कि पहले आप देख लो, फिर आप आसानी से समझ पाओगे। हम इसीलिए आपको पहले दिखाए। तो यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग हो रही, तो भूमध्य रेखा की बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर है कि भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, के समांतर भी भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। भूमध्य रेखा के समांतर एकदम बराबर पैरेलल से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिण ध्रुव, उत्तर का ये नॉर्थ और ये जो नीचे साउथ बटा था, ध्रुव की ओर खींची गई, दक्षिण से ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखाएं होती है उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश की रेखा माना जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश की रेखा को माना जाता है। सिंपल सी बात। भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां, उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश की ओर के सभी दूरियां अक्षर अक्षांश से मापी जाती हैं। अब आपने एक बात देखी होगी, मैं और दिखाऊंगी। आप देखोगे जो गोल गोल आपको मैंने पूरा दिखाया ना, जैसे ये लाइन एक बटी हुई थी इक्वेटर की, तो ये जो लाइन अक्षांश रेखाएं होती ना, ये यहाँ से शुरू होकर ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे जा रही है पूरा। ठीक है, तो ये आपकी क्या लाइन हो गई? ये आपकी लैटिट्यूड लाइन हो गई है। की ओर बढ़ने से भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है, और इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं जितनी भी लैटिट्यूड लाइन होती है परस्पर समांतर और पूर्ण वृत्त होती है। क्योंकि छोटे से शुरू हो रहा है, यहाँ से फिर इतना बड़ा, फिर ये वाला इससे बड़ा, फिर ये वाला इससे बड़ा, फिर ये वाला इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ऐसे बड़ा बड़ा होते होते पूरा ऐसे गोल गोल चक्कर एक कंप्लीट हो रहा है, पूरा एक गोल सर्किल बन रहा है। तो वही बात यहाँ पर है कि ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते हैं, जब आप जाते हो तो ऊपर पहुँचने लगते हो तो ये छोटी हो जाती है ना लाइन। तो ध्रुवों की ओर जाने पर आपका जो सर्किल है वो छोटा होने लगता है, और 90 डिग्री का अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो आपको इस लाइन के बारे में पूरी यहाँ पर बताई गई है। एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए कि भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा ऐसे खींची है, समांतर इसलिए बोला है कि जो इक्वेटर की अक्षांश की लाइन होती है ऐसे लेटी लेटी जाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा भी ऐसे गई है, तो इसके समांतर ही तो चल रही है, किधर चल रही है, किधर चल रही है, किधर चल रही है, किधर चल रही है, इधर चल रही है, इधर चल रही है। तो यही चीज़ है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समांतर ये बीच वाली 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समांतर किसी भी स्थान से उत्तर अथवा दक्षिण ध्रुव की ओर से खींची गई जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां
दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिण ध्रुव की ओर की सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती है। ये उत्तर की तरफ है वो उत्तर में मापा जाएगा, और जो दक्षिण की तरफ है दक्षिण में मापा जाएगा, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तर में भी है दक्षिण में भी तो है, सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर में थोड़ी है, एक ही गोलार्ध में थोड़ी है, दोनों गोलार्ध में है। तो वही बात बोल रहा है, हेमिस्फीयर को हिंदी में गोलार्ध कहते हैं। वही बात कह रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, दोनों के जो पोल बटे हुए हैं, दोनों के जो हेमिस्फीयर बटे हुए हैं, दोनों की दूरियां अपने अपने हिसाब से मापी जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट लाइन इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, जैसे ये इक्वेटर लाइन बटी हुई है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मतलब ठीक है, उत्तर पोल है, उत्तर ध्रुव है। अब बोल रहा है कि ध्रुवों की ओर जाने पर, जब आप ऐसे ऐसे लाइन बनाते हुए ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ, पोल की तरफ, तो भूमध्य रेखा से जो अक्षांश की दूरी है वो बढ़ने लगती है। जाहिर सी बात है कि जब आप बढ़ोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो दूरी बढ़ने लगती है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे, सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर और पूर्णवृत्त होती हैं। जो अक्षांश रेखाएं ढेर सारी बनी हुई ना, ये सब एक दूसरे के बराबर होती है, सब पैरेलल होती है, दोनों में कोई अलग डिफरेंस नहीं होता है। वही कह रहा है कि इसके अतिरिक्त यहाँ पर अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर और पूर्णवृत्त होती है, पूरा एक कंप्लीट सर्किल बनाती हैं। और ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त जो है वो छोटे होने लगते हैं 90 का अक्षांश ध्रुव पर, किंतु एक बिंदु में जब ऊपर जाता है तो 90 डिग्री बनता तो है, लेकिन वो एक बिंदु के समान बहुत छोटा सा हो जाता है। तो इतनी लाइन आपको अक्षांश रेखा के बारे में रखनी है। अगर बात करते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, प्रश्न आता है, बहुत बार आया है, तो इतना ही आप उसमें अगर मेंशन कर देंगे, सिर्फ ये 2 लाइन, इतना ही याद रखिए, इतना ही लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइंस और सोशल साइंस बनाकर नहीं लिखा जाता है। बाल विकास में, सामाजिक अध्ययन में, ऐसे जो बाल विकास में और शिक्षण अधिगम में, उन दोनों में आप बनाकर लिखेंगे, नहीं तो आपको साइंस में और सोशल साइंस में किताबी भाषा की जो भाषा दी गई है उसका प्रयोग करके लिखना होगा, क्योंकि हम साइंस और सोशल साइंस में ज़्यादा बनाकर नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ बाल विकास और शिक्षण अधिगम में बनाकर लिख सकते हैं। जो बनाने वाले सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को हमको जो इनकी भाषा है उसी का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा को इक्वेटर लाइन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, इनका मान मत भूलेगा, इनका मान से आपको बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएगा। उत्तरी गोलार्ध जिसको नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, उसमें कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, कैंसर ऑफ लाइन कहते हैं इसको इंग्लिश में। और दक्षिण गोलार्ध में जो मकर रेखा होती है वो भी 23.5 डिग्री होती है, कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं। तो इंग्लिश नहीं याद रखना है, हिंदी याद रखना है, और सबके मान याद रखने, भूलना नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होगी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होगी, कौन से गोलार्ध में कौन सी रेखा होगी, ये आपको बहुत क्लियर ध्यान रखना है, बहुत ही क्लियर तरीके से। आगे चलो, अब बात कर लेते हैं ताप कटिबंध की। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये भी आपके प्रश्न में आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, आता है, ध्यान रखिएगा, सिलेबस में भी दिया है कि ये पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या क्या है। आइए बात कर लेते हैं। एक प्रकार से टेम्परेचर जोन होता है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, एक टेम्परेचर की बाउंड्री। पहला है उष्ण ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध 1, शीतोष्ण कटिबंध 2 और शीत कटिबंध 3। यही 3 यहाँ पर है। और ये कटिबंध आपको पता है कहाँ मिला, ये देखो, आपको नहीं दिया ध्यान, तब नहीं दिया, अब देख लो, ये देखो, ये लिखा है उष्ण कटिबंध, ये लिखा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये लिखा है शीत कटिबंध। यही 3 कटिबंध जो इस हेमिस्फीयर में हो रहे हैं, नीचे भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, तो इन्हीं के बारे में हमको आपको बताना है कि ये है क्या। तो आपको दिखाया भी कि क्यों बताया जा रहा है, किस वजह से। तो पहले कटिबंध की अगर हम बात करते हैं, जो कि नाम है उष्ण कटिबंध, अब इनके बारे में क्या चीज़ें हैं देखिए। कर्क रेखा व मकर रेखा, कर्क रेखा नॉर्थ पोल में है, मतलब नॉर्थन गोलार्ध में, और ये साउथ पोल में है, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो उष्ण कटिबंध के लिए बोल रहा है कि कर्क व मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, एक, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंध के सबसे विषुवत रेखा के जस्ट बगल जो कटिबंध होता है वो उष्ण कटिबंध होता है, यानी कि सबसे गर्म होता है। और एक तरफ कर्क रेखा होती है, एक तरफ मकर रेखा होती है। इन दोनों रेखाओं पर एक दिन ऐसा होता है कि सूर्य इनके सर पर एकदम होता है और खूब तेज ज़्यादा उस दिन गर्मी होती है, इसीलिए बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जो पोल होता है, पोल सबसे ठंडा, जो ऊपर का पोल
आपने देखा होगा, आपने बहुत क्लियर देखा होगा ऊपर का पोल सबसे ठंडा है शीतोष्ण का। वो क्यों है? क्योंकि जो सूर्य की किरण पड़ती है वहाँ पर पूरी पड़ती ही नहीं, आधी अधूरी पड़ती है और तिरछी पड़ती है। और जो अगर सीधी किसी दिन पड़ती है तो वो सिर्फ दो ही रेखाएं, एक कर्क रेखा एक मकर रेखा, इसी दोनों रेखाओं पर, वो भी एक दिन फिक्स्ड है। उसी दिन आपको ये इस रेखाओं पर जाके सूर्य एकदम ऊपर जाके चमकता है। और सबसे ज़्यादा गर्मी उसी दिन होती है और किसी भी दिन नहीं होती है। अगर नहीं पता है तो आज ये बात को जान लीजिए, सुन लीजिए, ऐसा होता। चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ तक आपने जब सुना है तो बता देती हूँ कि वो ये इस पैराग्राफ में वो तारीख में लिखना भूल गई। कर्क रेखा पर जो सूर्य सीधा चमकता है वो तारीख होती है 21 जून। नहीं जाना है, नहीं सुना है तो आज जान लीजिए 21 जून। ये तारीख आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लेगा कि कर्क रेखा पर ऐसा सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा के ऊपर जिस दिन सूरज चमकता है तो वो आपको पता ना होना चाहिए 21 तारीख होती है, वो 21 जून होता है जिस दिन सूर्य एकदम ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्या आपने सुना मेरी बात को पढ़ के? क्या अभी तक क्या सुना? एक बात ये ध्यान रखनी है कि कर्क रेखा उष्ण कटिबंध का मतलब क्या है। सबसे ज्यादा गर्म वाला जो एरिया है ताप कटिबंध का एरिया है वो उष्ण कटिबंध होता है, जिसमें एक तरफ मकर रेखा होती है, एक तरफ जो है कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा का मतलब ये है कि उस दिन उसके सर एक तारीख है, वो है 21 जून। 21 जून को सबसे गर्म दिवस माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य एकदम सीधा जाकर लंबवत एकदम जो है इस रेखा पर पड़ती है उसकी किरण, और बहुत गर्म दिन होता है, उस दिन चमकता है। उस दिन जो है ये खुद से सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है। और अगर मकर रेखा की बात कर लेते हैं तो वो तारीख है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो कि बीत गई। इस दिन भी सूर्य जो है एकदम, इस 22 दिसंबर को भी सूर्य एकदम इसके ऊपर जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित मकर रेखा के ऊपर चमकता है। और ये भी कह सकते हैं कि उस दिन भी मौसम जो है वो गर्म रहता है और दिन भी लंबा होता है और रात छोटी होती है। सबसे लंबा दिन अगर कोई दिन होता है तो वो 22 दिसंबर है। पूरे 365 दिन में पूरा जो एक साल बीतता है उस दिन सबसे लंबा दिन अगर आप कहेंगे कोई होता है तो वो 22 दिसंबर होता है, क्योंकि उस दिन मकर रेखा पर सूर्य एकदम सीधा चमकता है। और वही सेम दिन 6 महीने के ऊपर पहले आप देखोगे तो 21 जून को जो है सूर्य सबसे ऊपर कर्क रेखा पर चमकता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि सूर्य कर्क रेखा पर किस दिन सबसे मतलब लंबवत अपनी रेज को गिराता है, तो आप कहेंगे 21 जून है। या तो आपसे ये पूछेगा कि 21 जून को किस रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, तो आप ये बताएंगे कि वो कर्क रेखा होती है। अगर 22 दिसंबर पूछता है तो मकर रेखा होती है। दोनों का बहुत फर्क है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर समझाया। और उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है वो भी क्लियर आपको बताया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या बात इस सेक्शन में क्यों कही गई। मैंने इसीलिए पहले वाली क्लास में बोला कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे कटिबंध की, टेम्परेचर जोन की, जो है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच वाले जो क्षेत्र का तापमान का माध्यम होता है वो शीतोष्ण कटिबंध का होता है। यानी कि ये थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ सितंबर 30 सितंबर के बाद ही मान चलते हैं, नहीं तो अक्टूबर मान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में हम लोग फुल कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। थोड़े से ठंडी रहती है, थोड़ा सा गर्मी, रात में ठंड होने लगती है, सुबह गर्मी रहती है। तो वो जो टाइम टेम्परेचर जोन होता है, तो उष्ण कटिबंध के ऊपर का जो एरिया आता है कर्क में भी और मकर में भी, इस एरिया को क्या कहते हैं? शीतोष्ण। थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा गर्म भी रहता है, पूरी तरीके से ना ठंडी रहती है ना गर्मी रहती है। जैसे बेंगलोर का जो इधर एरिया है वो इसी टाइप का है, ठीक है ना, बहुत ठंडी है ना ही बहुत वहाँ पे गर्मी है। मुंबई का भी सेम रहता है टेम्परेचर। आगे चलिए बात करते हैं शीत कटिबंध की। ये क्या है? जो पोलों पे होता है, ध्रुवों पे होता है। दोनों जो पोल है, दो पोल होते हैं, दो हेमिस्फीयर होते हैं, दो गोलार्ध होते हैं। सुन लो कान खोल के एकदम, बहुत फ्रेंड, नहीं भूल जाओगे तो गलती कर बैठोगे। एकदम क्लियर मेरी बात को सुनो। दो गोलार्ध होते हैं, भूलना नहीं, कोई एक सिंगल बंदा, मैं बता दे रही हूँ। दो गोलार्ध होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव, गोलार्ध को हेमिस्फीयर बोलते हैं, ध्रुव को पोल बोलते हैं। किसी कीमत में मत भूलना। दो रेखाएं होती है, एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक मकर रेखा, एक जो है वो दूसरी रेखा आप बताई थी, एक लैटिट्यूड लाइन होती है, एक लॉन्गिट्यूड होती है। ये दोनों लाइनें मत भूलना, मकर रेखा कर्क रेखा नहीं भूलना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और सिंपल सिंपल बता रही हूँ। अब ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव के बीच का जो एरिया होता है, इन दोनों पोलों पे जो एरिया एकदम सबसे ऊपर नॉर्थ पोल और सबसे नीचे साउथ पोल, ये दोनों बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि इन पे किरण की जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो जाती ही नहीं, वो जाती भी है थोड़ी बहुत तो तिरछी जाती हैं, जिस वजह से बहुत ठंडा एरिया होता है।
और यह सूर्य क्षितिज से ज़्यादा पर ऊपर तक नहीं जाता, इसलिए सबसे ठंडे ये रहते हैं क्योंकि इनकी किरण नहीं जाती। और यहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं क्योंकि बहुत ठंडी होती है। इतना टेम्परेचर सहना, इतना मतलब इतना -डिग्री में टेम्परेचर सहन नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर जंगल वगैरह ज़्यादा हैं जहाँ पे पोलर बेयर वगैरह रहते हैं, सफ़ेद भालू, ये सब भालू वगैरह ज़्यादा रहते हैं जो पक्षी रह पाते हैं। ठीक है, तो ये एरिया था, ये ताप कटिबंध था। ये ताप कटिबंध से प्रश्न बहुत बनता है, इसीलिए बता दिया। और ये ताप कटिबंध दोनों हेमिस्फीयर यानी कि दोनों गोलार्ध में होता है, ऊपर भी पाया जाएगा, नीचे भी पाया जाएगा। इन सब से प्रश्न बनता है, इसीलिए टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, पहले जाइए क्लास को लाइक करके आइए। डू इट फास्ट एवरीवन, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है, वैल्यूएबल है। आपको कोर्स को कंप्लीट करना है और भगा कर नहीं, कोई खाना पूर्ति नहीं कर रही हो तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। क्यों बनता है कि नहीं बनता है? चलो आ जाओ आगे। अब बात कर लेते हैं देशांतर रेखा की, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। अब ये देशांतर रेखाएं क्या है, चलो इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख लो, देखो ये यहाँ पर ये है लॉन्गिट्यूड लाइन। वो ऊपर वाली जो थी वो लैटिट्यूड लाइन थी। वो लैटिट्यूड लाइन ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे करके गोला कंप्लीट करती है। और ये जो लाइन होती है ये इसी ऐसे बनी रहेगी। यहाँ वैसे पोल है ना, तो ये इसी पे ऐसे ऐसे बनी रहेगी, ऐसे ऐसे करके ये पूरी बनी रहेगी। जैसे क्रॉस वाला नहीं होता है वैसे। अभी मैंने ये सिंगल लिया, इसमें जो है लैटिट्यूड लाइन नहीं है, इसमें अक्षांश रेखाएं, ये सारी की सारी खड़ी खड़ी देशांतर रेखाएं हैं। ध्यान से देख लो, नहीं तो कंफ्यूज होगा। अब अगर मैं इसी में ये जितना बना हुआ है ना, इसी में मैं आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे लेटी लेटी लाइनें बना दूँ, ये अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी इसके ऊपर। ये भूमध्य रेखा बांट दूँ आधा आधा, और ये पूरा पूरा मैं ऐसे बना दूँ तो ये अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और ये जो लंबी लंबी ऐसे ऐसे आ रही है ना, ये क्या हो जाएंगी, ये देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो ऐसे ही ये बंटवारा हुआ है, लाइनें अलग अलग बनी हुई, जिससे क्लैरिफाई होता है कि लेटी हुई अक्षांश रेखाएं होती है और खड़ी खड़ी देशांतर रेखाएं होती हैं। क्लियर? अगर नहीं समझा तो देखो एक दो बार। अब ये यहाँ पर बांट दिया गया। चलो आगे इनके बारे में जानते हैं क्या कहना है इनका। जैसे चलो आप देखो, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये कितनी होती? 360 डिग्री होती। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों जो भूगोलीय ध्रुव होते हैं उनको और बीच में एक काल्पनिक मध्याह्न रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो मध्याह्न रेखा जिस बिंदु या स्थान से गुजरती है उसके कोणीय मान उस स्थान में देशांतर होता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। अर्धवृत्ताकार होती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जैसे गोला है उसकी आधी आधी बट रही है ना, तो इधर का सेक्शन इधर का सेक्शन, इसीलिए फिर आधा आधा हो गया, आधा गोला हो गया। अर्धवृत्ताकार होती हैं, ये समांतर नहीं होती हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर अभिसारित होकर मिल जाती है, क्योंकि ऊपर जब जाते हैं ना, जैसे अभिसारित मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं आपको दिखा दूँ तो आप समझ जाओगे। अब ये देखो, ये क्या हुआ, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ लास्ट में जाके सब मिल जा रही है ना। अब यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं हो पा रही है लाइन ना, देखो ये लाइन क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जब अक्षांश रेखाएं बन रही है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए अक्षांश रेखाएं जो थी वो एक दूसरे के समांतर थी, लेकिन देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। क्यों और नहीं होती पता है? अब ये वाला देखो एकदम यहाँ पर बना है, तो यहाँ से इसकी लंबाई नापोगे, लेकिन ये वाला तो ये थोड़ा मैच कर देगा, लेकिन ये वाली लाइन कैसे नापोगे? तो इसीलिए ये समांतर नहीं होती है। और ये ऊपर जाके अभिसारित हो जाती हैं, एक जैसे जुड़ जाती हैं। ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच एक स्थान का नाम है जहाँ पे ब्रिटिश की एक राज की वेधशाला बनाई गई है। इससे गुजरने वाली यमयोत्तर से पूरब की पश्चिम ओर की गिनती शुरू की जाती है, वहाँ से ये ट्रेवल करती है। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर प्राइम मेडिटेरियन टाइम कहते हैं, मेडिटेरियन टाइम कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है, और जहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। ये प्रधान यमोत्तर प्राइम मेडिटेरियन टाइम जो होता है तथा 180 यमोत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट दिया गया है। एक पूर्वी गोलार्ध और एक जो है पश्चिमी गोलार्ध विभक्त होता है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व में जो है अक्षांश पूर्व या पश्चिम के लिए अक्षांश पूर्व का प्रयोग, पश्चिम का प्रयोग किया जाता है। ये पूरब के लिए पूर्व और पश्चिम का पा, 180 पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर एक रेखा पर स्थित है। ये
टाइम के बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो आपको क्लियर मुझे बतानी थी, वो मैं आपको क्लियर, और समय के बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो क्लियर आपको बता दूंगी। आप समझ जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बातें हैं जो टाइम को लेकर आती हैं। अभी फिलहाल जो इस पैराग्राफ में मुझे आपको बताना था, सिर्फ आप ये जानो कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करोगे तो पूरब से पश्चिम चलती हैं, और देशांतर रेखाओं की बात करोगे तो ये पोल वाइज चलती हैं, ठीक है, खड़ी खड़ी चलती हैं। तो दोनों रेखाओं को याद रखो, विषुवत रेखा को याद रखो, कर्क रेखा को याद रखो, कर्क रेखा मकर रेखा की तारीख याद रखो। इन सबसे प्रश्न आपको बनता है। और ये जो टाइम की बात है, एक ये दोनों, ये 180 डिग्री की जो गणना हुई, इन्हीं लोगों ने गोलार्ध गोलार्ध जो बटा हुआ है, इसी वजह से बटा हुआ है। अभी फिलहाल इससे तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा, आपको जिससे प्रश्न बनेगा वो मैं दिखा देती हूँ। इन दोनों के समय का थोड़ा सा गैप है, मतलब क्या है कि टाइम को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी और चंद्रमा के ग्रहों की गति होती है। अगर आप टाइम को मेजर करना चाहते हैं तो ये जो पृथ्वी चंद्रमा ग्रह हैं, इनकी जो रोटेशन की गति है उसको देखो। सूर्य उदय और सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, सूरज निकलता है और सूरज डूबता भी है, अतः यह स्वाभाविक ही है, यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय सूर्यास्त में सबसे कम लंबी होती है। टाइम का एक गेम ये है, अभी आप दिखाते हैं तो समझ जाओगे बहुत। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर एक मानक यमोत्तर समय है। ये कहते हैं कि अमेरिका और इंडिया के टाइम में फ़र्क होता है, क्योंकि अमेरिका में दिन होगा तो यहाँ पर रात होती है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के टाइम इंटरवल में 5.5 घंटे का फ़र्क है। आप नहीं जानते हो तो आज सुन लो कि दोनों के टाइम ड्यूरेशन में 5.5 घंटे का फ़र्क है। हमारे यहाँ दिन होगा तो उनके यहाँ रात होगी, उनके यहाँ मतलब उनके यहाँ रात होगी तो हमारे यहाँ दिन होगा। तो दोनों के दो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, सेम नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न इन दोनों के बीच में ये है कि भारत के मध्य भाग इलाहाबाद, जो ये प्रयागराज कहला रहा है, इसी के मध्य से एक लाइन गुजरती है। ध्यान से सुन लो, अमेरिका और ये जो है ना, दोनों ही दो कॉन्टिनेंट में जो टाइम का चेंज है कंट्री में, वो ये इसलिए है कि भारत के मध्य भाग से, इंडिया का जो मध्य भाग है इलाहाबाद कहलाता है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर एक रेखा गुजरने वाली यमोत्तर जो रेखा, जिसको प्राइम मेडिटेरियन टाइम कह रहे थे, मेडिटेरियन टाइम, ये 22.5 डिग्री स्थानीय समय को देश का मानक माना गया है। इसी को देश का प्राइम टाइम माना गया है। 22.5 डिग्री ये माना गया है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नैनी से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से 5 घंटे का ये टाइम इंटरवल आगे पीछे है। भारत और ग्रीनविच लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। ये बात ध्यान रखना, प्रश्न बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते एक टॉपिक छोटा सा है कटिबंध के बारे में। कटिबंध क्या होता है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के एरिया को हम कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो ताप कटिबंध कहलाता है। और ग्रिड की अगर बात करते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको ग्रिड कहते हैं। यानी कि ये इन दोनों के, ये अक्षांश रेखाएं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम कटिबंध की एरिया के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको ग्रिड कहते हैं, GRID। मत भूलना, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा, आपको आएगा ज़रूर। क्लियर? तो बहुत बेसिक बात थी लेकिन अच्छी बातें थी। आज की आपकी क्लास यहीं तक रहती है। आपको क्लास मिली तो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बेसिक बेसिक सा फंडा है, इनमें कुछ प्रश्न और भी बनते हैं, वो हम आपको प्रश्न के टाइम पर करवाएंगे, क्योंकि उनका कोई बड़ा ह्यूज टॉपिक नहीं है, इन्हीं से रिलेटेड है। तो इस पूरे चैप्टर को, ये जो चैप्टर है आपका, मैं यहीं पर ओवर करूँगी। मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलूँगी, नई बातों को आपको बताऊँगी। आपको इस चैप्टर में जो टाइम का ड्यूरेशन है वो याद रखना है। भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, कर्क रेखा किसको कहते हैं, मकर रेखा किसको कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, गोलार्ध किसको कहते हैं, नॉर्थ पोल किसको कहते हैं, साउथ पोल किसको कहते हैं, इक्वेटर लाइन क्या होती है, मकर रेखा पे सूर्य किस तारीख को सबसे तेज गर्मी रहती है, किस दिन बड़ा होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है। ये सारी बातें मैंने जितनी भी आपको बताई है, सारी बातें बहुत सिंपल तरीके से बताई। आपको कुछ इसमें परिभाषाएं हैं जो याद करनी होगी। अब आपके एग्जाम की तारीख बढ़ रही है धीरे धीरे आगे। अब आप कुछ चीज़ों को, फ्रेंड्स, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बनता या आम भाषा में नहीं समझाई जा सकती है, उनको आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ों को साइंस में, ज्योग्राफी के सेक्शन में और हिस्ट्री के सेक्शन में कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद करना होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करने से फिर हम एग्जैक्ट लिख पाते हैं और वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट बनता है कि हम बना कर लिखें। और साइंस और हिस्ट्री में बनाकर हम नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत क्लियर तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए। एक दो बार समझेंगे, 2 बार देख लीजिए छोटा छोटा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, आप बढ़िया कर ले जाएंगे। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट में। कैसी रही क्लास ज़रूर बताएगा। अच्छा टॉपिक था, बेस्ट है, बेस्ट है।
मिलते हैं नेक्स्ट में, नई बात, नया टॉपिक, नया चैप्टर देखेंगे, अलग सब्जेक्ट का, जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।